नमस्कार। आज हम कुछ स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद प्रणालीगत विकारों को, मतलब जो ये सिस्टेमिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उन्हें कैसे देखता है। हाँ। हमारे पास आयुर्वेदिक थेरेप्यूटिक्स फॉर सिस्टेमिक डिसऑर्डर से जुड़े कुछ अंश हैं, और मकसद यही है कि इन अंशों के आधार पर जाने कि आयुर्वेद इन स्वास्थ्य की चुनौतियों को कैसे क्लासिफाई करता है, उनका नजरिया क्या है। बिल्कुल। और ये स्रोत हमें आयुर्वेद का एक खास ढांचा दिखाते हैं। इसमें शरीर को अलग अलग स्रोतस में बांटा गया है, मतलब सिस्टम्स या चैनल्स कह सकते हैं। स्रोतस। हाँ, तो हम देखेंगे कि स्रोत किस स्रोतस से कौन सी बीमारियां या विकार को जोड़ते हैं। इससे मतलब एक अंदाजा लगेगा कि आयुर्वेद शरीर के कामकाज में आई गड़बड़ी को कैसे समझता है, कम से कम इन स्रोतों के हिसाब से। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वात व्याधि चिकित्सा से। स्रोत में इस कैटेगरी में कई स्थितियां बताई गई हैं, जो ज्यादातर नर्वस सिस्टम या मसल्स से जुड़ी लगती हैं। हाँ। कुछ तो जानी पहचानी सी लगती हैं, जैसे पक्षाघात, मतलब पक्षाघातता, जिसे स्ट्रोक से जोड़कर देखते हैं, और कंपवात, कंपवाता, जिसमें पार्किंसंस जैसे लक्षण होते हैं। गृध्रसी भी है, गृध्रसी यानी साइटिका। हाँ, ये वात व्याधि का जो कॉन्सेप्ट है, ये मुख्य रूप से वात दोष से जुड़ा माना जाता है। आयुर्वेद के जो मूल सिद्धांत हैं, उनमें वात शरीर में मूवमेंट, फ्लो, नर्व सिग्नल्स, इन चीजों को कंट्रोल करता है। अच्छा। तो जब इसमें असंतुलन आता है तो स्रोतों के मुताबिक मूवमेंट और नर्वस सिस्टम से जुड़ी कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं। और स्रोत में सिर्फ स्ट्रोक या पार्किंसंस जैसी बड़ी चीजें ही नहीं हैं। अर्दित यानी बेल्स पल्सी का भी जिक्र है। अरे हाँ, अर्दित। पेरिफेरल न्यूरोपैथी मतलब परिसरिया नदी शोहा था भी। और तो और गिलन-बैरे सिंड्रोम, जिसे तंत्रिकानुघाता कहा गया है, और माइस्थेनिया ग्रेविस यानी पेशी दुर्बल्या, इनका भी जिक्र वात व्याधि में ही किया गया है। अच्छा, तो काफी स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस भी इसमें शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि स्रोत वात के प्रभाव को कितना फैला हुआ मानता है। ये दिलचस्प है कि इतनी अलग-अलग सी लगने वाली बीमारियां स्रोत एक ही जड़ से जोड़ रहा है, वात का बिगड़ना। अच्छा, अब जरा शरीर के ढांचे की तरफ आते हैं। अगला है अस्थि मज्जा प्रदोषज विकार चिकित्सा। तो ये हड्डियां और बोन मैरो से जुड़े विकार हुए। सही। इस सेक्शन में स्रोत शरीर की जो बनावट है, उसकी मजबूती, मतलब स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी, उस पर फोकस करता है। अस्थि यानी हड्डी, और मज्जा मतलब मैरो। तो स्रोत यहाँ ऑस्टियोपोरोसिस, जिसे अस्थि सौसर्य कहा है, और ऑस्टियोपीनिया यानी अस्थि क्षय, इनका जिक्र करता है। ये दोनों हड्डियों के घनत्व, डेंसिटी से जुड़ी हैं। हाँ, ये तो आम है। बिल्कुल। साथ ही ऑस्टियोआर्थराइटिस मतलब संधिगत वात, जो जोड़ों की समस्या है। कंटक वात या वात कंटक, जो कैल्किनियल्स पर होता है, एड़ी में हड्डी बढ़ जाना। अच्छा, और कटी ग्रह मतलब लंबर स्पॉन्डिलोसिस, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी दिक्कतें, इनको भी इसी कैटेगरी में रखा गया है। तो हड्डियों के कमजोर होने से लेकर जोड़ों के घिसने और रीढ़ की समस्याओं तक सब इसमें आ गया। क्या स्रोत में कुछ और गंभीर चीजों का भी जिक्र है इस बारे में? है। स्रोत बात को आगे ले जाता है और एवास्कुलर नेक्रोसिस, जिसे रक्तहीनता जन्य धातुनाश कहा है, इसमें होता क्या है कि हड्डी के टिश्यू तक खून नहीं पहुंचता और वो मरने लगता है। ओह, ये तो गंभीर है। हाँ, और यहाँ तक कि ऑस्टियोसार्कोमा यानी अस्थि संकट अर्बुद, जो हड्डी का कैंसर है, उसका भी उल्लेख इसी अस्थि मज्जा प्रणाली के विकारों में किया है। कैंसर भी? जी। तो ये वर्गीकरण दिखाता है कि स्रोत हड्डी और मैरो के स्वास्थ्य को एक पूरी यूनिट की तरह देख रहा है। डेंसिटी की कमी से लेके कैंसर तक सब कहीं ना कहीं जुड़े हो सकते हैं। पहले वात यानी मूवमेंट और नर्वस सिस्टम, फिर अस्थि मज्जा यानी ढांचा। अब सांस लेने के सिस्टम पे आते हैं। प्राणवाह स्रोतस दृष्टि विकार चिकित्सा। प्राण मतलब जीवन वायु, तो जाहिर है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ा होगा। स्रोत यहाँ क्या बताता है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। प्राणवाह स्रोत सांस लेने की क्रिया और शरीर में ऑक्सीजन के फ्लो को कंट्रोल करता है। स्रोत इस सिस्टम से जुड़ी कई आम और गंभीर दोनों तरह की स्थितियों को लिस्ट करता है, जैसे सामान्य सांस लेने में दिक्कत होना, जिसे श्वास कहा है, या खांसी यानी कास, इनसे लेकर ब्रोंकियल अस्थमा, तमक श्वास जिसे कहते हैं। हाँ, अस्थमा। और सीओपीडी भी यानी जीर्ण श्वास कृष्णिका, ये क्रॉनिक बीमारियां भी इसमें शामिल हैं। अस्थमा और सीओपीडी तो बहुत कॉमन है आजकल। क्या स्रोत फेफड़ों से जुड़ी कुछ और खास या
कहें तो ज्यादा गंभीर बीमारियों का भी जिक्र करता है। हाँ, करता है। स्रोत में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज मतलब अंतरालयी फुफ्फुस विकार या आईएलडी इसका जिक्र है। विस्फाराहा यानी ब्रोंकाइटिस जिसमें एयरवेज चौड़े हो जाते हैं। अच्छा। फुफ्फुसरुति यानी प्लूरल इफ्यूजन, फेफड़ों के बाहर पानी भरना, वो भी है। और जो चिंता की बात है, फुफ्फुस अर्बुद यानी लंग कैंसर, फेफड़ों के कैंसर को भी इसी प्राणवह स्रोतस के विकार के तौर पर लिस्ट किया गया है। ओह। तो ये दिखाता है कि स्रोत रेस्पिरेटरी सिस्टम को जीवन के लिए कितना अहम मानता है और इसमें जरा सी भी गड़बड़ी या बीमारी को बहुत गंभीरता से लेता है। ये तो वाकई सांस से जुड़ी तकलीफों का एक बड़ा दायरा कवर हो गया। अच्छा, सांस के बाद शरीर में पानी का संतुलन, वो भी तो बहुत जरूरी है। अगला सेक्शन इसी पर है, उदकवाह स्रोतस दृष्टि विकार चिकित्सा। ये वाटर मेटाबॉलिज्म या फ्लूइड बैलेंस से जुड़ा है। हाँ, ये सेक्शन स्रोत में बाकी के मुकाबले थोड़ा छोटा है, पर इसका महत्व जरा भी कम नहीं है। उदकवाह स्रोतस का लेना देना शरीर के तरल पदार्थों के नियमन से है, मतलब फ्लूइड रेगुलेशन। स्रोत यहाँ कुछ मुख्य दिक्कतों का जिक्र करता है, जैसे बहुत ज्यादा प्यास लगना, तृष्णा जिसे कहते हैं। हाँ। शरीर में सूजन आ जाना या पानी जमा होना, जिसे एडिमा या शोथ कहते हैं। शोथ, ठीक। पेट में पानी भर जाना, एसाइटीज, जिसे उदर जलोदर कहा गया है। और शरीर में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाना, यानी जलीय विद्युतांश वैषम्य। लिस्ट भले ही छोटी हो, लेकिन ये चीजें तो शरीर के नॉर्मल फंक्शन के लिए बहुत बेसिक है। प्यास, सूजन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये सब बिगड़ जाए तो पूरी हेल्थ पर असर पड़ता है। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि स्रोत शरीर का जो अंदरूनी संतुलन है, होम्योस्टैसिस जिसे कहते हैं, उसे बनाए रखने में द्रव संतुलन यानी उदकवाह स्रोतस की भूमिका को कितना जरूरी मानता है। इन लक्षणों का आना ही इस बात का संकेत है कि शरीर के इस बुनियादी रेगुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है। सही बात है। अच्छा, पानी के संतुलन के बाद अब आते हैं शरीर से वेस्ट निकालने वाले सिस्टम पर। यूरिनरी सिस्टम यानी मूत्रवाह स्रोतस दृष्टि विकार चिकित्सा। यहाँ स्रोत किन विकारों को गिनता है? मूत्रवाह स्रोतस का ताल्लुक किडनी से लेकर ब्लैडर और यूरेथ्रा तक पूरे यूरिनरी सिस्टम से है। स्रोत यहाँ कई तरह की समस्याओं का जिक्र करता है, जैसे पेशाब करने में तकलीफ होना, मूत्रकृच जिसे कहते हैं, या फिर रुकावट होना, मूत्रघात, पथरी बनना, स्टोन्स, चाहे वो किडनी में हो, अश्मरी, या यूरिनरी ट्रैक्ट में कहीं और, जिसे मूत्राश्मरी या यूरोलिथियासिस कहा है, इसका भी जिक्र है। किडनी स्टोन तो काफी सुना है। क्या इन्फेक्शन और किडनी के फंक्शन से जुड़ी ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल। स्रोत में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्रनाली का शोथ या यूटीआई, इसका जिक्र है। किडनी में सूजन आ जाना, नेफ्राइटिस जिसे वृक्क कोशिका शोथ कहा है, और किडनी फेलियर तक वृक्क निष्क्रियता, इसका भी उल्लेख है। किडनी फेलियर भी, बाप रे। जी। इसके अलावा पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ना, पौरुष ग्रंथि वृद्धि या बीपीएच, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, अपवृक्कत्व जिसे कहा है, जिसमें किडनी से प्रोटीन लीक होने लगता है, इन सब को भी मूत्रवाह स्रोतस के विकारों में गिना गया है। अच्छा। तो ये दिखाता है कि स्रोत इस सिस्टम को सिर्फ पेशाब निकालने तक ही सीमित नहीं रखता, बल्कि इसके हेल्थ और स्ट्रक्चर से जुड़े कई पहलुओं को कवर कर रहा है। किडनी की काउंट एड़ने से लेकर इन्फेक्शन और बनावट की दिक्कतों तक काफी कुछ इसमें शामिल है। अब हमारी इस चर्चा का आखिरी पड़ाव है पुरीशवाह स्रोतस दृष्टि विकार चिकित्सा। ये मल त्याग और आंतों से जुड़ा है, मतलब इंटेस्टाइन्स या बाउल्स। हाँ, बिल्कुल। पुरीशवाह स्रोतास लोअर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और मल त्याग के प्रोसेस से जुड़ा है। स्रोत यहाँ भी मतलब आम से लेकर गंभीर स्थितियों तक को शामिल करता है, जैसे दस्त लगना, अतिसार, हाँ, पेचिश, प्रवाहिका जिसे कहते हैं यानी डिसेंट्री, बवासीर या पाइल्स, अर्श, उसका भी जिक्र है। दस्त, पेचिश, बवासीर, ये तो पाचन से जुड़ी कॉमन दिक्कतें हैं। क्या स्रोत आंतों की कुछ और गंभीर बीमारियों को भी इसी में रखता है? हाँ, स्रोत में रक्तातिसार का उल्लेख है। इसे अक्सर अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज होती हैं, उनसे जोड़ा जाता है। इसमें आंतों में सूजन और खून आने लगता है। ओह, अल्सरेटिव कोलाइटिस। जी। पेट में कीड़े होना या पैलिसाइड्स, कृमि, उसको भी इसी स्रोतस का विकार माना गया है। और सबसे गंभीर कोलोरेक्टल कैंसर, बृहदांत्र अर्बुद, उसको भी पुरीशवाह स्रोतस के विकार के तौर पर ही लिस्ट किया गया है। कैंसर तक?
हाँ, ये जाहिर करता है कि स्रोत पाचन के आखिरी चरण और शरीर से वेस्ट निकालने को सेहत के लिए कितना जरूरी मानता है। तो हमने स्रोत के आधार पर आयुर्वेद में शरीर की अलग अलग प्रणालियों स्रोतस का वर्गीकरण देखा। नर्वस सिस्टम यानी वात व्याधि से लेकर हड्डियां, अस्थिमज्जा, फिर रेस्पिरेटरी यानी प्राणवह, फ्लूइड बैलेंस यानी उदकवह, यूरिनरी यानी मूत्रवह और आखिर में बाउल्स यानी पुरुषवह तक। स्रोत ने हर सिस्टम से जुड़े कई विकारों की लिस्ट दी है। ये एक तरह से शरीर के फंक्शन और उसमें आने वाली दिक्कतों का आयुर्वेदिक मैप बनाने जैसा है ना? बिल्कुल। और ये जो वर्गीकरण का तरीका है, ये अपने आप में ध्यान देने लायक है। स्रोत सिर्फ लक्षण या ऑर्गन के हिसाब से बीमारियों को नहीं बांट रहा, हाँ? बल्कि वो स्रोतस यानी फंक्शनल चैनल्स या सिस्टम्स और दोष जैसे जो मूल सिद्धांत हैं जैसे वात, उनके आधार पर ग्रुप बना रहा है। सही। जैसे वातव व्याधि के अंदर कई तरह की न्यूरोमस्कुलर दिक्कतें आ गई, या प्राणवह स्रोतस में सांस से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बीमारियां। ये सिस्टमिक डिसऑर्डर्स को एक दूसरे से जुड़ा हुआ देखने का एक अलग नजरिया देता है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है। हाँ, और ये भी बड़ा दिलचस्प लगा कि कैसे स्रोत में पार्किंसंस, जिसे कंपवात कहा, या अस्थमा, तमक श्वास जैसी जो मॉडर्न मेडिसिन में जानी जाने वाली बीमारियां हैं और उनके लिए स्पेसिफिक आयुर्वेदिक शब्द दोनों साथ साथ दिए हैं। ये दिखाता है कि स्रोत आज की स्वास्थ्य चुनौतियों को अपने पारंपरिक फ्रेमवर्क में फिट करने या समझने की कोशिश कर रहा है। सही कहा आपने। यह हमें याद दिलाता है कि हेल्थ और बीमारी को समझने और क्लासिफाई करने के कई तरीके हो सकते हैं अलग अलग सिस्टम्स में। बिल्कुल। और स्रोत की इस लिस्ट और वर्गीकरण को देखते हुए एक विचार आता है मन में। ये जो आयुर्वेद का तरीका है, जहां अलग अलग कंडीशंस को वात व्याधि या प्राणवह स्रोतस जैसे बड़े सिस्टम बेस्ड हेडिंग्स के नीचे रखा जाता है, और जहां दोष जैसे मूल सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है, तो क्या ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, ये जटिल स्वास्थ्य समस्याओं के मैनेजमेंट का नजरिया को बदल सकता है? मतलब ये कि क्या सिर्फ अलग अलग लक्षणों या अंगों पर फोकस करने के बजाय पूरे सिस्टम या चैनल के संतुलन को ठीक करने पर जोर देना, क्या ये एक अलग तरह का समाधान या अप्रोच सुझा सकता है? ये एक सवाल है जिस पर आगे और सोचा जा सकता है।